Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Today we have 22 topic to discuss. पहला टॉपिक जो है स्टेटस को ऑन द वेल नियर द संभल मॉस्क. तो संभल मॉस्क को लेके काफी डिबेट चल रहा है कि वो पहले हिंदू टेम्पल था, उसको तोड़ के वहां पे मॉस्क बनाया गया. लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक लॉ है, जो लॉ 1947 के बाद से, अगर उसके पहले कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का नेचर कुछ भी हो, जो 15 अगस्त 1947 को था वही माना जाएगा. एक्ट का नाम क्या है बताइए? प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट उसका नाम है. प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया था. 1991 में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उस समय काफी ज्यादा देश में माहौल खराब था, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि आगे इस तरीके का मांग ना आए, डिमांड ना आए, वरना अब हर एक मस्जिद, हर एक गुरुद्वारा, हर एक चर्च में आप जाके स्टार्ट कर देंगे कि ये पहले मंदिर था. हो सकता है मंदिर के पहले भी वहाँ पे स्तूप हो. लड़ाइयाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे जितनी मंदिरें थी उसके पहले वहाँ पे स्तूप थी. आप हिस्ट्री पढ़ेगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में सुंग माना जाता है, जो पुष्यमित्र सुंग था, उसने 80,000 स्तूप को ढा के वहां पे मंदिर बनवाया था. तो डिबेट तो बहुत पहले चला जाएगा. फिर तो जब बुद्धिस्ट पावर में आएंगे तो वो कहेंगे मंदिर हटाओ, क्योंकि उसके पहले वहां पे वो स्तूप थे. तो डिबेट, इस लड़ाई को रोकने के लिए हमने एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया. प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये बोला, क्या बोला अभी मैं बताया हूँ, बताइए क्या बताया. जो भी, हाँ, उन्होंने ये बोला कि अगर कोई रिलीजियस प्लेस पे लड़ाई चल रहा है, मानिए यहाँ कोई मस्जिद है या कोई मंदिर है, कुछ भी हो, अगर मैं जाके बोलूँ कि यहाँ पे पहले मंदिर नहीं मस्जिद था, या मस्जिद नहीं मंदिर था, या गुरुद्वारा नहीं चर्च था, ऐसा कुछ भी कहता हूँ, तो क्या देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को वो जगह क्या था. अगर वो 15 अगस्त 1947 को जो चीज था, अगर वो मंदिर था तो हम मंदिर मान लेंगे. उसके पहले एक दिन पहले तोड़ के क्या बनाया गया था, डजंट मैटर. अगर 15 अगस्त 1947 को जिस चीज की वहां पूजा होती थी वही वहां पे कंटिन्यू रहेगा. अगर मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, मंदिर रहेगा तो मंदिर रहेगा. बाबरी मस्जिद वाला केस को एक्सेप्शन दे दिया गया, क्योंकि एक्ट बाद में आया. तोड़ पहले ही दिया था, उसका केस बहुत पहले से चल रहा था, इसीलिए उसको एक्सेप्शन दे दिया गया था. तो वो कंटिन्यूअसली चल रहा है. अब डिबेट ये चल रहा है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस है, उसका नेचर क्या है. जैसे है ना कि अब इस एक्ट में ये कहा गया कि 1947 को जो रहेगा वही माना जाएगा. मानिए कोई मस्जिद है, उसके एक दीवार पे छोटा सा एक मूर्ति रख दूं और कोई पूजा कर रहा है, तो वो क्लेम करने लगेगा कि नेचर हिंदू वाला है. अब लड़ाई जो चल रही है इस बात को लेके चल रही है कि नेचर कौन डिसाइड करेगा. नेचर के लिए आप सर्वे दीजिए. क्लियर हो रहा है? तो वही सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि लड़ाई बढ़े नहीं, तो उन्होंने स्टे लगा दिया कि अब सर्वे ही नहीं होगा. आर यू गेटिंग ना? बीच में सर्वे इसलिए करा रहे थे नेचर जानने के लिए कि नेचर क्या है. जैसे अभी आप देखिएगा ज्ञान वापी जो वाराणसी में है, वहां पे लड़ाई चल रहा है. वहां पे यह है कि तहखाने में पूजा होता था पहले से ही, वो कभी नहीं रोका गया. तो इस आधार पर अगर देखा जाए, मानिए हर मस्जिद के अगल बगल कोई ना कोई मंदिर होता है, मंदिर के आसपास मस्जिद भी हो सकता है. तो ऐसे में एक दूसरे का क्लेम ना हो, लड़ाई ना हो, इस एक्ट को लाया गया है. दिक्कत अब यह है कि इस एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि एक्ट हटा दिया जाना चाहिए. एक्ट इसलिए हटा देना चाहिए कि खुद कुछ हिंदू ग्रुप ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर इस एक्ट के द्वारा, मानिए जब मुगल शासन था, मुगल शासन में कुछ मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, खासकर औरंगजेब के टाइम में, तो वो हिंदूज कैसे क्लेम करें. जस्टिस नहीं होगा ना, इस बात का डिबेट चल रहा है. तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है. संभल कहाँ पे है? संभल डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे है, नाम सुना है कभी? नहीं पता है? यही तो पता करना होता है, यही तो पूछ देगा प्रीलिम्स में. संभल यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्या टिक मारेंगे? हम्म? यूपी में है, क्योंकि योगी जी ही बोल रहे हैं खूब ज्यादा, तो यूपी में ऑब्वियस सी बात है, यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में है. नेक्स्ट न्यूज इज द प्रेसिडेंट इनवाइट फॉर द एट होम ऑनर क्राफ्ट फ्रॉम द साउथ. तो डिफरेंट टाइप के जो क्राफ्ट होते हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है, और उसके लिए अभी 26 जनवरी को हमारा पूरा फंक्शन होने वाला है, उसमें हम पूरा शोकेस करते हैं. तो उसके लिए हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनविटेशन दिया है, जो यूनिक क्राफ्ट है, तो उससे रिलेटेड है, इसको देखेंगे. अभिषेक बनर्जी का नाम सुना है? अभिषेक बनर्जी
ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर मॉडल निकाला है कि एक मॉडल जो वो कह रहे हैं कि उसको सबको फॉलो करना चाहिए, उसमें गवर्नेंस अच्छा है। डायमंड हार्बर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 7 लाख वोट से जीता था। इन्होंने कई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। एक इनिशिएटिव में इन्होंने जो एल्डरली पीपल है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको वो हेल्थ असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही है, पूछ देगा कि डायमंड हार्बर मॉडल आजकल न्यूज में था, किससे एसोसिएटेड है? तो किससे एसोसिएटेड है? तृणमूल कांग्रेस से एसोसिएटेड है। अलेकर स्ट्रेस गवर्नर्स राइट टू हाई एजुकेशन। अलेकर कौन है? अलेकर अलेकर कौन है? नाम नहीं सुना है? अभी बहुत ज्यादा न्यूज में काफी केरला था, केरला में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में बहुत लड़ाई चल रहा था। इसके पहले जो गवर्नर थे कौन थे? मुझे भी दिमाग से उतर गया। बहुत कंट्रोवर्सी में थे, काफी चीफ मिनिस्टर से लड़ाई चल रहा था। अभी नाम याद आएगा, मैं बताता हूँ। उनको चेंज करके अरलेकर को लाया गया है गवर्नर। तो केरला के नए गवर्नर हैं। तो पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लोकल पावर लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस में ये होता है कि पंचायती राज पे जो गवर्नेंस होता है, जो आपका प्रधान जी लोग होते हैं या जो आपके वार्ड मेंबर होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी दिया गया है कि प्रॉपर रूप से कंटिन्यूअसली उसका इलेक्शन होना चाहिए 5 साल पे। और 5 साल में एक का जो टर्म कंप्लीट होने के पहले 6 महीना पहले ही चीजें इलेक्शन अनाउंस हो जाना चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए। और जो 5 साल कंप्लीट होता है तो दूसरा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो पंचायत सिस्टम है, वो चुन के आ जाना चाहिए। तमिलनाडु में 5 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने डेट नहीं अनाउंस किया है। और वो बहाना ये बना रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पहले ये पंचायत एरिया था, नगर पंचायत था, उसको ये म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। होता है ना, ग्राम पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं बताइए, आप बताइए। ग्राम पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी में क्यों कन्वर्ट करेंगे? कॉमन आंसर है, क्योंकि वहां पर अर्बन एरिया का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आ जाएगा, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। रूरल एरिया का क्या होगा? ग्राम पंचायत में ये होगा कि किसान ज्यादा होंगे। किसान अगर कम हो जाए, बिजनेसमैन ज्यादा हो जाए, सर्विस वाले लोग ज्यादा हो जाए, तो कैरेक्टर बदल जाएगा। तो वही होता है, पॉपुलेशन एक लेवल के ऊपर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट यही एक्सक्यूज दे रही है कि वहां पे डिलिमिटेशन हो रहा है। जो पहले नगर पंचायत था उसको कन्वर्ट करके हम किस में बना रहे हैं? म्यूनिसिपैलिटीज में। और इसीलिए हमने स्टे करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑलरेडी जजमेंट है जिसमें ये बोला गया है कि भले आप ग्राम पंचायत को एरिया को म्यूनिसिपैलिटी में चेंज करिए, ये आपका अलग मैटर है, लेकिन इलेक्शन टाइम से होना चाहिए। बहाना नहीं चलेगा कि इलेक्शन डिले करने का। तो उसको लेके फिर से पिटीशन है कि ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। क्लियर हो रही है? अभी हम जजमेंट को देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज, इन द केरला इज क्विबल ओवर द शॉर्ट एंड सीयर्स। तो केरला में मंदिरों में एक रूल होता है, किसी किसी मंदिर में, कि आप जो कमर के ऊपर का है वो आप नहीं पहनेंगे, खासकर मेल के लिए। फीमेल के लिए होता है कि आप साड़ी पहन के जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि शॉर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं, आपको धोती पहन के जाना है। इस तरीके का रूल अभी भी है। तो उसको लेके डिबेट चल रहा है कि पहले ये रूल इसलिए लगाया जाता था कि पुरुषों के ऊपर का कपड़ा निकलवा देते थे ताकि ये देख सके कि कौन सा कास्ट है, नॉन ब्राह्मण न घुस जाए। क्योंकि उनका होता है ना एक वो बधा हुआ, तो उसे पहचान आ जाती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, इस पे डिबेट चल रहा है। तो कुछ लोग लॉजिक दे रहे हैं ऐसा नहीं है, तो ट्रेडिशन है। तो कह रहे हैं ट्रेडिशन तब तक ही चलता है जब तक कि मान्य हो। अब तो कोई ये मतलब शॉर्ट पहनना अब कंपलसरी हो गया, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसी चीज को लेके खासकर डिबेट चल रहा है। पद्मनाभ स्वामी स्वामी टेम्पल का नाम सुना है? पद्मनाभ स्वामी नहीं सुना है?
केरला में है, उस वहां पे रूल है कि पुरुष को अंदर जाना है तो धोती पहन के जाएगा और जो गर्ल्स है वो साड़ी पहन के जाएगी, ऐसे नहीं जाने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द प्ली चैलेंजिंग द लॉ ऑन द वुमेन्स रिजर्वेशन। तो वुमेन्स के लिए ऑलरेडी लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन है, लेकिन लोकसभा में और स्टेट असेंबली में नहीं था। तो हमने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर लाके 33% हमने रिजर्वेशन दे दिया है। लेकिन लड़ाई इस बात को हो रही है कि जब ये अमेंडमेंट किया गया तो उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा, सेंसस क्या होता है, जनगणना 2021 में आने वाला था, गवर्नमेंट ने अभी भी डिले करके रखा है। तो गवर्नमेंट ने उस एक्ट में ये लिख दिया है कि जब नेक्स्ट सेंसस होगा उस आधार पे डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिलिमिटेशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एक एरिया होगा ना, कि इस एमपी का ये एरिया होगा। एक तो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, लेकिन हम इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करते हैं। जैसे गोरखपुर में हो सकता है 2 डिस्ट्रिक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया अलग अलग हो सकता है। कुशीनगर का कुछ एरिया देवरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ सकता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पॉपुलेशन का रेशियो हो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का सेम रहे, हर एक एमपी का जो इलेक्शन हो वो एक तरीके से सेम रेशियो से हो। 30-35 लाख अगर एक डिस्ट्रिक्ट में है तो दूसरा एमपी जहां से इलेक्ट होकर आ रहा है वहां से भी उतने ही लोग आए, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो सकती है ना। हो सकता है कि जहां पे जॉब ज्यादा मिले उस एरिया में ज्यादा लोग आ जाए। अब वो एरिया वाइज छोटा हो लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली छोटा है, गोरखपुर इतना बड़ा है, लेकिन दिल्ली में कितने इस समय कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 7 है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रही है? गोरखपुर का मैं एरिया कह रहा हूं, इसका मतलब जो रूरल एरिया है सब कुछ मिला के। BRS received the maximum donation from the in the regional party. BRS किस पार्टी का नाम है? भारत राष्ट्र समिति, तेलंगाना का। अभी तेलंगाना में किसका गवर्नमेंट था? चंद्रशेखर राव, उन्हीं का था ना। अभी हार गए हैं, कांग्रेस भी आई है। बीआरएस को अब पावर में थे तो सबसे ज्यादा जो पावर में रहता है उसी को मिलते हैं। इस समय बीजेपी को ओवरऑल इंडिया लेवल पे सबसे ज्यादा मिला है। पूरे पॉलिटिकल पार्टी को जितना मिला है उतना अकेले बीजेपी को मिला है एट द नेशनल लेवल, लेकिन रीजनल लेवल पे बीआरएस को भी बहुत ज्यादा मिला है। ठीक है। ओकलिंगास लिंगायत अगेंस्ट द कास्ट सेंसस। ओकलिंगास कौन है? एंड लिंगायत, कभी नाम सुना है ओकलिंगा का? ओकालिंगा ये एक कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ एरिया में, मेनली कर्नाटका सबसे ज्यादा और थोड़े बहुत एरिया तमिलनाडु के एरिया में वोकलिंगा रहते हैं। और वोकलिंगा एक किसान होते हैं। जैसे यूपी में आप देखिएगा कई कास्ट हो सकता है ना, जैसे कुशवाहा हो सकता है, कुर्मी हो सकता है। वैसे वोकलिंगा कास्ट नहीं है लेकिन प्रोफेशन है, एक तरीके से कास्ट ही जाना जाता है। लेकिन मेनली जो किसान लोग हैं इसमें कई कास्ट भी आ जाता है, उसको वोकलिंगा कहते हैं। वो सेवाइट होते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन ये अपने आप को हिंदूज में मानते हैं। ठीक है। लिंगायत दूसरी कम्युनिटी है, ये भी शिव की पूजा करती है, लेकिन ये अपने आप को हिंदू से अलग एक नया धर्म मानता है। हिंदूज में जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है कि जैसे प्रिस्ट होता है, फिर कास्ट सिस्टम होता है, लिंगायत कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये एक मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट। जो इसके लीडर थे वशावना, उन्होंने जो जात सिस्टम था उसका विरोध करके लिंगायत एक नया धर्म स्टार्ट किया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि शिव को ही हम अपना इष्ट देवता मानेंगे। तो शिवलिंग का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको ये लोग अपने गले में पहनते हैं। लेकिन जितना भी ब्राह्मणिकल सिस्टम में चीजें मानी जाती हैं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, कास्ट सिस्टम है, ये किसी भी चीज को नहीं मानते हैं, छुआछूत को नहीं मानते हैं। तो ये डिफरेंस है वोकलिंगा एंड लिंगायत में। यूपीएससी ने 2 बार प्रीलिम से पूछा है लिंगायत से रिलेटेड कि लिंगायत किससे रिलेटेड है और इनके जो लीडर थे वो कौन है। तो ये चीजें याद रखिएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में देखिएगा लिंगा लगा है तो शिवलिंग से रिलेटेड है, तो दोनों शंकर से रिलेटेड है, शिव से।
लेकिन लिंगायत जो है वो अपने आप को हिंदू धर्म में नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है? एंड वोकलिंगा अपने आप को हिंदू धर्म का ही पार्ट मानते हैं। अभी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने 2000 आई थिंक 17 में इनको अलग माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया था। माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है? व्हाट इज द माइनॉरिटी स्टेटस? इंडिया में माइनॉरिटीज में कौन है? रिलीजियस बेसिस पे कौन है? मेजोरिटी कौन है? अरे इतना तो पता होना चाहिए। नॉर्मल कौन है? हिंदूज मेजोरिटी है, 80% हिंदूज है, और हिंदू को छोड़ के सब माइनॉरिटी है। मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, ज्यूस, सब तो माइनॉरिटी ही है ना। माइनॉरिटी का मतलब जो कम है, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया ये? तो ये पार्ट होगा जीएस पेपर 1। सोसाइटी का भी पार्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट होगा। वर्षावन के बारे में थोड़ा सा देखा जाएगा। Then we will see that the India has to raise number of operational satellites. सैटेलाइट्स जरूरी है क्योंकि सब कुछ सैटेलाइट पे ही डिपेंडेंट है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा जितना भी और सिस्टम है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जो हमारा डेटा जा रहा है, अब सब कुछ तो सैटेलाइट पे ही बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स की जितनी जरूरत है उतना इंडिया लॉन्च नहीं कर पा रहा है। कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज करने की बात हो रही है। Next news, Odisha to be highlight of the Singapore president's visit. तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट आने वाले हैं 17-18 जनवरी को, तो उसी पे है। तो उनका हम देखेंगे कि इंडिया और सिंगापुर का क्या रिलेशनशिप है। 60 ईयर्स से हम लोग डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से इंगेज हैं, और सिंगापुर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। सिंगापुर हब है, फिनेंशियल हब है, इसीलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा जो सोर्स है वो सिंगापुर है। सिंगापुर को छोड़ के मॉरिशस भी एक अच्छा सोर्स है जहाँ से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लेके कंपनी आती हैं और यहाँ आके नई कंपनी खोलती हैं, यही मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट का। देन वी विल सी दैट द इंडियाज राइट हैव टू बी प्रोटेक्टेड से सोनवाल चाइना न्यू डैम। तो एक न्यू जॉर्ज डैम बना रहा है। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था, चाइना में पढ़ा था, दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना बना रहा है, और वो डैम कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र पे है। इंडिया उसका विरोध कर रहा है। न्यू जॉर्ज डैम शायद एक दिन 4-5 दिन पहले ही जिक्र हुआ था इसका। न्यू जॉर्ज डैम था ना नाम। तो ब्रह्मपुत्र पे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ बहता है? बांग्लादेश, चाइना से स्टार्ट होता है, तिब्बत वाले एरिया से इंडिया में आता है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए फिर बांग्लादेश में एंट्री करता है, और जाके बे ऑफ बंगाल में इमर्ज सबमर्ज हो जाता है इनटू द ओशियन। तो उसी को लेके सोनवाल कौन है? सोनवाल इस समय शिप मिनिस्टर है, ठीक है। जो पोर्ट एंड शिप मिनिस्ट्री एक अलग बना दी गई है ना। पहले सर्बानंद सोनवाल चीफ मिनिस्टर थे असम के, तो अभी उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। 2024 was the first year to breach global warming. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? क्या है ग्लोबल वार्मिंग? अर्थ का टेम्परेचर है ये जो नॉर्मल से और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम जो गैस इमर्ज कर रहे हैं, एमिशन ऑफ द गैसेस, वो एब्जॉर्ब करते हैं वापस अर्थ पे भेज दे रही हैं। तो ओवरऑल जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी गर्मी में काफ़ी मुश्किल है जीना, बीमारियां बढ़ने लगेगी, मच्छर हर जगह पैदा होने लगेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हमने ये एम किया था कि 100 साल में 2001 से लेके 2100 तक टेम्परेचर किसी कीमत पे तो बढ़ेगा। जिस तरीके से हम गैस निकाल रहे हैं, CO2 एंड अदर गैसेज, ठीक है, मेथेन और भी डिफरेंट टाइप, ओजोन भी हम एमिट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर तो बढ़ना एकदम श्योर था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं ना टेम्परेचर को, कि कम से कम निकले। और कम से कम कैसे निकलेगा? कि जो हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, कोल, क्रूड ऑयल, इन सबको कम करके हम सोलर एनर्जी का यूज करें,
विंड एनर्जी का यूज करें। लेकिन अब जो 100 साल का हम टारगेट किए थे कि 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, और 2 डिग्री किसकी तुलना में, प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो हमारा टेम्परेचर था अर्थ का वो। तो याद रखिएगा 2 डिग्री तो याद रहता है, लेकिन किसकी तुलना में ये हम भूल जाते हैं। तो किसकी तुलना में, प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। और प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर कब था, नहीं 2015 में तो नहीं था। प्री इंडस्ट्री 2015 से, इंडस्ट्रियलाइजेशन 2015 से स्टार्ट हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1650 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जब पहली बार हमने स्टीम इंजन की खोज किया था, इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया था। जेम्स वाट, न्यूटन से लोग खोज कर रहे थे 1650 के आसपास। इंडस्ट्री तभी तो स्टार्ट हुई, उसके पहले तो सब कुछ हाथ से बनता था। जब पहली बार हमने स्टीम इंजन करा, जब हमने कपड़े बनाने वाले मशीन की खोज की, तभी तो स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, माना जाता है कि 1750 से 1850 के बीच में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज लगे। और खासकर ये, उसको इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। वर्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कई ग्रेड है। इस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 5 में हम आ रहे हैं। जैसे मोबाइल के भी तो आप देखते हैं 1G 2G 3G 5G में आ गए, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सब बहुत स्टार्टिंग में हुआ था उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन 1.0 बोलते हैं। फिर नॉर्मल मशीन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, मशीन की जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी इम्प्रूव हुई। अभी जो चल रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन 5.0 चल रहा है, जिसमें हम एआई टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। एआई टेक्नोलॉजी के पहले कंप्यूटर वाला रिवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो मशीन का जो मशीनीकरण हुआ है उसके कई ग्रेड हैं। और अभी जो हम जो अभी का जो जी रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन 5.0 है। जैसे 5G में है, 5G के बाद अब 6G जाएंगे, लेकिन अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम 5.0 पे है। तो प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था उसकी तुलना में 2 डिग्री हम बढ़ाना चाहते थे कि उतने पे रोक लें। और कब तक रोकना चाहते थे, 2001 से 2021, इसी के बीच में था, 100 साल का था टाइमिंग। लेकिन 2024 जो पिछले साल है, उसी में हम 1.5 डिग्री क्रॉस करा दिए हैं। अभी 24 साल में, अभी 76 साल बचा है, सोचिए, ठीक है। तो इसी पे है कि कैसे किया जाए, क्या उपाय किया जाए, तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। स्पेस डेक्स सैटेलाइट आर एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर से इस द इसरो। तो स्पेस डेक्स अभी हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो उसका आसपास बहुत है, टकराने का कुछ चांसेज है, तो उसको लेके इसरो ने अपना कमेंट दिया है। सेंटर कॉल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑन ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट दोनों से रिलेटेड है। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे होगा, हाँ हाँ, बारिश या तो कम हो गया तो बहुत ज्यादा होगी, जो अमाउंट होगा वो होगा, कम हो जाएगा। जैसे अभी ठंड नवंबर तक आया ही नहीं था, दीपावली तक नहीं आया था, छठ में थोड़ा थोड़ा पड़ा था एकदम। पहले क्या होता था, दीपावली में थोड़ी बहुत स्वेटर निकल जाती थी, छठ में एकदम हम लोग थोड़ा बहुत जैकेट भी पहन के सुबह जाते थे। लेकिन इस बार नहीं गए, क्यों, क्लाइमेट चेंज। तो हर एक जो क्रॉप होता है, फसल जो भी होती है, वीट हो गया, मेज हो गया, उनका भी तो टाइम होता है ना, कि इस समय बोना है, इस समय कट करना है, उसका भी तो एक टेम्परेचर होता है ना, इस टेम्परेचर पे ये होगा। अब एक उनका टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारे पास जो खाने का है, पॉपुलेशन तो बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग, 80 करोड़, 100 करोड़, 140 करोड़ पे पहुंच गए हैं, 200 करोड़ भी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो खाना कैसे मिलेगा, जमीन तो उतना ही है ना। चाँद पे तो जाके खेती नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी तो जाना ही मुश्किल है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे, उसको लेके सरकार बहुत कॉन्सर्न है कि कैसे इसको रोका जाए, ठीक है। तो उस पे ये दिया हुआ है, स्टैम्पिड एट द सेंट्रल डमास्कस मॉस्क किल्स 4। धर्म, धर्म के नाम पे भीड़, और भीड़ में क्या होता है, स्टैम्पिड, भगदड़, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं जब एकाएक
तो ये हर जगह है। आप देखिएगा स्टैम्पिड बहुत कॉमन है। मैं कल भी बता रहा था, अभी कल कहाँ पढ़ रहे थे, तिरुपति में। आज यहाँ हर 3 दिन पे आपको ऐसा मिल जाएगा। धर्म में ऐसा चीज है, लोग अंधे हो जाते हैं। दमास्कस कहाँ पे है? दमास्कस का नाम सुना है? कहाँ है दमास्कस? बहुत न्यूज में रहता है। सीरिया, सीरिया का कैपिटल है दमास्कस, ठीक है। मुद्रो इनॉर्गुरेटेड फॉर द थर्ड टर्म। मुद्रो, निकोलस मुद्रो प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के बने हैं? वेनेजुएला के। वेनेजुएला बहुत न्यूज में रहता है, क्यों? अभी तो बहुत लड़ाई चल रही है वहां पे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ब्रेड, एक पैकेट ब्रेड का रेट है 5,000, उनका जो मनी है। आप सोचिए, ब्रेड खरीदने जा रहे हैं 5,000 रुपए लेके। आप 2 किलो मानिए, 1 किलो मानिए पनीर खरीदने जा रहे हैं 2 लाख रुपए लेके जाके। कैसा सिचुएशन है? वेनेजुएला में इस तरीके का सिचुएशन। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन है। जैसे इन्फ्लेशन नॉर्मल ये होता है कि टमाटर 20 रुपए का 80 रुपए हो गया तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं। 200 हो जाता है तो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है। सोचिए वहां पे प्याज जो मिल रहा है 2,000 रुपए किलो मिल रहा है। आप समझ रहे हैं क्या हालत है? हालत बहुत खराब है। तो वहां पे एक तो ये दिक्कत है, इनकी गवर्नमेंट गिरने वाली थी, हालत खराब हो जाती। तो निकोलस मुद्रो ने मैनुपुलेट करा के, होता है ना कि झूठ में इधर उधर ओट का पैकेज ये सब चेंज करा के इन्होंने जीत लिया है। तो बाकी देश विरोध कर रहे हैं, यूरोप भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन चाइना सपोर्ट में है। चाइना इसलिए सपोर्ट में है, जो मुद्रो है ये लोग एबिट कम्युनिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो अब ऑफ कोर्स चाइना रसा सपोर्ट करेगा, और विरोध कौन करेगा? यूरोप एंड यूएस। तो वहां पे विरोध हो रहा है। तो बस आपको ये जानना है कि कहाँ के हैं मुद्रो एंड क्या सिचुएशन है। क्रू मेक्स प्रोग्रेस एज द डेथ काउंट टचेस 10 इन द लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में आग पकड़ लिया है। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है? कल भी डिस्कस किया था। कहाँ पे? यूएसए। यूएसए का हॉलीवुड का गढ़ है वो। वहां पे जितने भी बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो भी ब्रैड पिट हो, एंजेलिना जोली हो, जो भी है, वो लोग लॉस एंजल्स में रहते हैं। जैसे इंडिया का मुंबई, जुहू, जुहू पे सारे अमिताभ बच्चन से लेके सब लोग वहीं रहते हैं। तो यही हाल यहाँ पे भी है। ग्रेटफुल फॉर द इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड सेइज द अफगानिस्तान तालिबान। तो अभी तालिबान का पावर में आ गया है अफगानिस्तान में। इंडिया तालिबान का खूब विरोध करता था कि तालिबान को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। अब पावर में आ गया तो अब तो कंट्री का विरोध नहीं कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पावर में आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपका देश से रिलेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको इम्ब्रेस करना ही होता है। तो हम तालिबान का बहुत विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तालिबान पावर में है तो ट्रूथ ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान होके ही हम सेंट्रल एशिया में जाते हैं। सेंट्रल एशिया में घुसना है तो एक ईरान है, और ईरान से भी आपको जाना है तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का रूट लेना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान का जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में हम बहुत हेल्प भी कर रहे थे, तो इसीलिए तालिबान भी बोल रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। वहां का पार्लियामेंट हम ही ने बनाया था। अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बनाया है। तो इंडिया ने और भी काफी हेल्प किया। अभी बीच में अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान में बहुत भारी वाला, तो इंडिया बहुत सपोर्ट किया था। इंडिया की बहुत कंपनियां वहां पे डेवलपमेंट कर रही हैं, रोड बनवा रही हैं और भी चीजें बनवा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी हम बनवा रहे हैं कि अफगानिस्तान में अगर हम नहीं करें, डेवलपमेंट ना हो, और जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता वहाँ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, टेररिज्म, सिविल वार, यही होगा। और जहां पे भी सिविल वार होगा, पड़ोसी में अगर आपके आपके घर है, आपके घर के बगल में डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपके घर आवाज आएगा, आपको भी दिक्कत होगा। सामने जाके माहौल खराब रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि पड़ोसी भी सही रहे। पड़ोसी के घर में कुछ दिक्कत है तो हम भी थोड़ा हेल्प करते हैं। यही होता है ना कि दुकान नहीं चला पा रहा है उनका लड़का, तो थोड़ा बहुत हम दे दें। अगर पड़ोसी सही रहता है तो लाइफ बहुत ईजी होती है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि पड़ोसी सही मिले, क्योंकि पड़ोसी से जमीन का झगड़ा, पड़ोसी के आगे पीछे गाड़ी खड़ा करने को झगड़ा, पानी निकलने को लेके झगड़ा, ठीक है।
लेकिन पड़ोसी देखिएगा, सबसे सुखी लोग वही होते हैं पड़ोसी से जो बना के रख लेता है। आजू गड़ी ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपके रिश्तेदार कभी कभी घर आते हैं, पड़ोसी तो डेली मिल जाएगा बगल में। तो आपके रिश्तेदार से नहीं बने चलेगा, फूफा जी का अगर गुस्सा है तो दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर पड़ोसी से दिक्कत हो गया ना तो फिर डेली डेली हेडेक रहता है। जो रिश्तेदार होते हैं वो तो शादी वादी में आएंगे ना कभी कभी। तो दिस इज द थिंग। इसीलिए अटल बिहारी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन नेबर्स नहीं बदल सकते, नेबर्स तो वही रहेगा। दिस इज द मेन थिंग। 3 मिलियन सूडान चिल्ड्रेन फेसिंग एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन में भी सूडान में इस समय भूखमरी चल रहा है। और नियर अबाउट 3 मिलियन, 3 मिलियन का मतलब कितना होता है, लाख में बदले तो कितना होगा, 30 लाख। तो 30 लाख बच्चे भूखमरी से मरने वाले हैं, ये हालत है सूडान में इस समय। तो यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज थे जहां पे भूखमरी का कंडीशन था, नाम दे देगा 3-4 का, तो पूछेगा टिक मारने को कौन कौन था। तो 1 2 3 इस टाइप का आएगा। तो सूडान में इस समय भूखमरी का हालत है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है पूछने के लिए, जो चीज न्यूज में रहेगा उसी का वो ऑप्शन बना के पूछेंगे। मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई का नाम सुना है? कुछ साल पहले बहुत ये न्यूज में थी, अभी कम हो गया है। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनको गोली मार दिया था, छोटी सी बच्ची थी तो पढ़ने जा रही थी, तो तालिबान जो उस समय का रूल था पाकिस्तान के जो उस एरिया में, तो वो मना कर रहे थे कि बच्चियां पढ़ने नहीं जाएंगी। और ये जबरदस्ती पढ़ने जा रही थी तो गोली लग गया, फिर भी पढ़ने जा रही थी तो बहुत न्यूज में आ गई, तो उनको पीस प्राइज मिल गया क्योंकि बोलने में काफी वोकल है। लास्ट न्यूज, नीरज नेम्ड बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर्स बाय द ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। तो ट्रैक, ये पीसेस में पूछ सकता है कि ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में बेस्ट जेवलिन थ्रोवर किसको किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में, तो नीरज चोपड़ा ही रहेंगे। ठीक है, अब डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में पहला न्यूज, स्टेटस को ऑन द वॉल वेल नियर द संभल मॉस्क डिस्ट्रिक्ट। तो ये वही चल रहा है कि ऑलरेडी संभल में डिबेट चल रहा है कि वो मस्जिद जो था वहाँ पहले मंदिर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कुछ नहीं होगा, सर्वे वर्वे नहीं करना है, अभी स्टे लगाइए और पहले हम जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अभी सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया था कि सर्वे करा के देखिए कि वहां पे सच में नेचर क्या है। तो जब सर्वे होगा तो और डिबेट स्टार्ट हो जाएगा ना कि सच में वहां पे क्या है। प्रेसिडेंट इनवाइट फॉर द एट होम द ऑनर क्राफ्ट फॉर द साउथ फ्रॉम द साउथ। तो कुछ काफी फेमस चीजें हैं साउथ की, जैसे कि जीआई इंडिकेटर्स टैग दिया जाता है जो किसी एरिया का यूनिक चीज होता है। गोरखपुर का यूनिक जीआई इंडिकेटर्स किसको है? जीआई इंडिकेटर छोड़िए, मतलब क्या यूनिक माना जाता है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी यूपी गवर्नमेंट चला रही है। गोरखपुर में क्या है आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे, मैंने भी नहीं, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा टॉयज। अब मुझे कहीं दिखता भी नहीं है। और यहाँ का कहीं देखा है गोरखपुर में? किधर है? हाँ, वहां पे बनता है, मैं जाके देखूंगा। मैं जिस दिन, आपने देखा है? नहीं ना? अच्छा, क्वेश्चन में दिया था क्योंकि मुझे बहुत अजीब लिया था। अच्छा, पीसेस वाला जो टेस्ट पेपर था उसमें मैंने दिया था, तो वो मुझे दिखा नहीं। मैंने जब देखा तो कहा कि महाराजगंज वाले, क्या है यूनिक उसमें? बस मिट्टी का बर्तन है। अच्छा ठीक है, एक बार घूम आते हैं। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का देखिए, देवरिया का भी आप जानिए क्या है, मुझे भूल गया देवरिया का क्या है। कुशीनगर का तो बनाना है, बनाना प्रोडक्ट है क्योंकि वहाँ केला की खेती बहुत हो रही है। ठीक है, महाराजगंज का क्या है? कोई महाराजगंज का है? अच्छा, तो जैसे जीआई इंडिकेटर्स होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो खास चीजें बनती हैं, जैसे कि आपने आगरा का पेठा का नाम सुना होगा, तो ये यूनिक है। तो जीआई इंडिकेटर दे दिया जाता है कि इस एरिया का ये यूनिक है ताकि वहां का प्रोडक्शन को एक तरीके से जिन्यून प्रोडक्ट बिक सके। अब आगरा का पेठे के नाम पे कोई भी पेठा बेच देता है,
और किसी भी क्वालिटी का बेच देता है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज ना हो, तो ये इंडिकेटर दिया जाता है ताकि वहां पे आपको सर्टिफिकेशन मिल सके, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में चला रहे हैं, तो आप डेली जो प्रोडक्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट का देखते रहिए, ताकि अगर पूछ दे तो कम से कम दिमाग में होना चाहिए। और आपके आसपास का जो है तो वो तो पता होना चाहिए, जो लोग जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो उनको पता करके रखिए, ठीक है। तो इन्होंने इक्ता पंचमलपल्ली कवर है, साउथ का है ये सब, ठीक है। देन इन्होंने गंजिफा प्लेइंग कार्ड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एतिको पकड़ा डॉल है, ठीक है। तो ये सब काफी टेढ़े नाम है, तो आपको देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, ये सब यूनिक है उस एरिया में। आर्ट एंड कल्चर में ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। होममेड पंच ऑफ द कांजीवरम सिल्क तो तब सबको पता है, क्योंकि साड़ी ये बहुत फेमस है। हम लोग जब भी साड़ी दिलाने किसी को जाते हैं तो कांचीवरम सिल्क साड़ी को लेके लोग बहुत रेट हाई हाई बताते हैं। मैं अपने मम्मी को लेके गया था एक बार, तो रेट ऐसे जैसे दिख रहा था एकदम नॉर्मल साड़ी, मैंने रेट पूछा तो बोला 42,000। मैंने कहा मतलब इतना तो नहीं मुझे, मतलब मैंने एक बार और पूछा कितना है, मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, तो कहा 42,000 दोबारा। तो इस तरह और लिखेगा एकदम प्लेन में आपको, कहेगा ये क्वालिटी है, बहुत हल्का है, एक मुट्ठी में आ जाएगा, इस तरीके का वो लोग बताते हैं कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। ड्रोन दीदीज, ड्रोन दीदीज, तो नाम सुनेगा ड्रोन दीदीज, इसमें कोई है? ड्रोन दीदीज इसको कहा जा रहा है जो वीमेन्स अचीवर इन द वेरियस फील्ड, जो अपने एरिया में कुछ बहुत ही कुछ अचीवमेंट पा गई हो, तो उनको आजकल ड्रोन दीदी का तगमा दिया जा रहा है। तो पूछ देगा कि ड्रोन दीदी किस लिए न्यूज में है, ठीक है। तो आप लोग भी ड्रोन दीदीज बनिए, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर मॉडल, डायमंड हार्बर मॉडल वही है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, और वहां से इन्होंने जीता है। वहीं पे ये कुछ खास खास जो जितने भी पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। जो इनिशिएटिव अभी इन्होंने स्टार्ट किया है उसका नाम है सबाश्रय इनिशिएटिव, सबाश्रय इनिशिएटिव, ठीक है, सबाश्रय। और इसमें क्या कर रहे हैं, जो इल्डरली पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो सबाश्रय इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल का स्कीम चला रहा है, और इसी पे ये जो डायमंड हार्बर मॉडल है दैट इज एसोसिएटेड विद द वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, और उसके जो लीडर हैं अभिषेक बनर्जी, तो उनसे ही ये रिलेटेड है। तृणमूल कांग्रेस कब बना था? 28 साल पुराना है। तो कब बना था? 1997 में बना था, जब पहले ममता बनर्जी कांग्रेस की पार्टी में थी, तो गुस्सा के चली गई थी, अपना न्यू पार्टी बना लिया, तो उसी समय से तृणमूल कांग्रेस है। तो तृणमूल कांग्रेस पुराना है कि सपा पुराना है कि बसपा पुराना है? कौन सबसे पुराना है? कांग्रेस का नाम मैंने नहीं लिया, मैंने बीएसपी बोला, एसपी बोला एंड तृणमूल कांग्रेस बोला। शिवसेना भी ऐड कर लेते। कौन सबसे पुराना है? तृणमूल तो सबसे नया है। शिवसेना देखे मैंने और इजी बना दिया था, शिवसेना ज्यादा पुराना है, महाराष्ट्र में बहुत पहले से है। बसपा और सपा तो 1990 में जब जनता दल टूट की तब ये बनी, उसी के सब लोग पार्ट थे, ये लोग जितने भी हैं, मुलायम सिंह यादव, ये लोग। बसपा उसके पहले है। समाजवादी पार्टी और बिहार की जो ये लालू की पार्टी है, क्या नाम है? जनता दल यूनाइटेड, और राष्ट्रीय जनता दल है एक का नाम। बिहार ये लालू यादव वाली का राष्ट्रीय जनता दल है, और नीतीश कुमार वाले का जनता दल यूनाइटेड। ये सब एक ही पार्टी थी, जनता दल। इन्होंने टूट के समाजवादी पार्टी बनाया, फिर जनता दल यूनाइटेड बनाया, तो ये लोग एक साथ बनाए। बीएसपी उसके थोड़े पहले थे, क्योंकि काशीराम एक मूवमेंट चला रहे थे जो पिछड़े खासकर जो अनटचेबल है उनके लिए। तो ये सब चीजें
2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 पार्टी का नाम दिया और अरेंज करने को पूछा, और इसमें नाम था बीएसपी का भी नाम था और समाजवादी पार्टी का भी नाम था। ठीक है, तो ये सब चीजें न्यूज में आती हैं, तो आपको थोड़ा न्यूज ना बहुत इन्वेस्टिगेटिव तरीके से पढ़ना है कि अगर दिया है कि ये 28 साल पुराना है तो दिमाग में जाना चाहिए कि अच्छा कब बना होगा। 28 साल पहले 1997 था, फिर कभी सप्पा का जिक्र ऐसे आएगा। तो न्यूज अगर अच्छे से पढ़ते हैं ना तो सब चीज कवर हो जाएगा। तो न्यूज को थोड़ा आंख मूंद के नहीं पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना है, सोच सोच के पढ़ना है। ठीक है, अरलेकर स्टेट्स गवर्नर राइट टू हाई एजुकेशन। अब हाई एजुकेशन की बात यहाँ पे क्यों हो रही है? अरलेकर कौन है? अरलेकर गवर्नर ऑफ केरला। अब यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, जो केरला के गवर्नर है और जो चीफ मिनिस्टर है। जैसे मानिए डीडीयू है तो इसके वाइस चांसलर हैं। अब वाइस चांसलर किसके अंडर में रहेगा? गवर्नर के अंडर में रहेगा कि चीफ मिनिस्टर के अंडर में रहेगा? नॉर्मल गवर्नर के अंडर में रहता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मैं पावर में हूं ना। जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में काम भले प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन असली पावर किसके हाथ में होता है? मोदी जी के। मुर्मू का तो नाम भी लोग नहीं जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू कौन है। कई बार तो मैं देखता हूँ, एक दिन पिक्चर में आया था मोदी जी बैठे हैं वो खड़ी हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन वो नाम के होते हैं ना। जैसे ऐसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मोदी जी को भी खड़ा हो जाना चाहिए था। काफी डिबेट चल रहा था, ठीक है, लेकिन पिक्चर फोटो में दिया था द हिंदू में, मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब कट करना पड़ता है मुझे वीडियो से, क्योंकि मेरे जो ये हैं सब शीशे के हैं, और यहाँ पे राज समझ है ना किसका चल रहा है। तो एक्चुअली ये था कि जो पावर होता है, पावर को लेकर लड़ाई चल रही है। किसके किसके बीच में लड़ाई चल रही है? गवर्नर एंड सीएम। ठीक है, तो ये है कि नॉर्मल गवर्नर को ही अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि उसके अंडर में है, क्योंकि सेंटर अपना पावर चलाना चाहता है। सेंटर चाहता है ना कंट्रोल करे। यूनिवर्सिटी से ही तो सारी आइडियोलॉजी चलती है। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बच्चे वही थॉट करेंगे। अगर सावरकर को महान बना दिया गया है तो सावरकर महान, किसी और को महान बनाना है तो वो महान। अब बच्चों को जो ज्ञान दीजिएगा आप वो बन जाएंगे। ठीक है, तो जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा किस पे कैप्चर करना चाहती है? यूनिवर्सिटी पे। जो एजुकेशन सिस्टम होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, उस पे है। केरला में अभी बीजेपी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। मुश्किल से एक सीट भी जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतना मेहनत करके करोड़ों रुपए, करोड़ों क्या लाखों हजारों करोड़ों दे के भी एक सीट नहीं जीत पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए कि यूनिवर्सिटी में पहले हम अपनी आइडियोलॉजी करें। तो इसी के लिए ये चीफ मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि हम अपने अनुसार वाइस चांसलर ऑप्ट करेंगे, क्योंकि वाइस चांसलर जैसा रहेगा वैसा ही प्रमोट करेगा। तो इसी को लेके है। तो अभी फिर से बहस चल रही है कि जो हायर एजुकेशन पे जो पावर होता है वो गवर्नर का होना चाहिए। वैसे एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है तो वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के ही हैंड में होती है। लोकल पावर, यहाँ पे ये बात हो रही है कि तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला था लोकल गवर्नेंस का, वो अभी तक हुआ नहीं, पंचायती राज का। ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे विलेजेस हैं। इन्होंने कहा कि 9624 विलेज पंचायत है जहाँ पे इलेक्शन अभी नहीं हुआ है, और 28 डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैं। तो 3 लेवल पे होता है ना पंचायत का इलेक्शन। एक होता है गांव लेवल, एक होता है ब्लॉक लेवल, ब्लॉक प्रमुख साहब, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट के हेड बनते हैं। तो तीनों लेवल पे अभी रोक के रखा है। और ये क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू द ऑनगोइंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज विच विल रिजल्ट इनटू द डिलिमिटेशन ऑफ द वार्ड्स ऑफ द लोकल बॉडीज। तो डिलिमिटेशन का क्या मतलब हुआ? डिलिमिटेशन का मतलब हुआ, मानिए पहले ये वाला एरिया मानूंगा कि गोरखपुर का बांस गांव का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन बांस गांव में पॉपुलेशन 10 सालों में सेम रह गया, और एक गोरखपुर का बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है जो गोरखपुर सिटी है। ऐसे आता है ना गोरखपुर सिटी, चल क्यों नहीं रहा है, गोरखपुर सिटी है। अब यहाँ पे मानिए पॉपुलेशन हो गया 50 लाख, अब बांस गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी की अभी भी 25 लाख है। तो क्या किया जाएगा? जब डिलिमिटेशन होगा तो इसका कुछ वाला एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वो उसमें मिला दिया जाएगा, कि हम जो पॉपुलेशन है वो दोनों को मिला के हाफ करवा दें। दोनों को मिला के कितना होगा?
75 लाख, 75 लाख का आधा कितना होना चाहिए? 37.5। तो कुछ इसकी एरिया, हम भले ये एरिया में बढ़ गया, लेकिन हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन सही करें। मानिए ऐसा ही कुशीनगर और देवरिया में हो गया कि देवरिया का पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा और 40 लाख से वो 45 लाख हो गया, और कुशीनगर का पॉपुलेशन 2 लाख घट गया, 38 लाख हो गया। तो हम क्या चाहेंगे कि कुछ एरिया देवरिया का कुशीनगर वाले एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी में ला दिया जाए, कि वहां का एमपी के लिए उतने ही लोग वोट करें जितना कि देवरिया वाले एमपी के लिए, उतना ही बांसगांव के लिए, उतना ही गोरखपुर के लिए। इसीलिए डीलिमिटेशन होता है। डीलिमिटेशन का मतलब समझ में आ रहा है? डीलिमिटेशन जो बॉडी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, और उसका जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग का मतलब आप बदल नहीं सकते और कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर केस करना स्टार्ट करें तो बहुत उस पे लोग फाइल कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर है ना। तो इसीलिए उसकी जो अथॉरिटी होती है उसको हम फाइनल एंड बाइंडिंग करते हैं। क्लियर हो रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है हमेशा। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो बाउंड्री निर्धारित करता है, और वो बाउंड्री जो निर्धारित करता है वो फाइनल होता है। किसी कोर्ट में हम लेके उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते कि इन्होंने गलत दिया है। ये क्लियर हो रहा है? तो कभी यूपीएससी में यही पूछता है कि उसको हम अपील कर सकते हैं कोर्ट में, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। नॉर्मल हमें लगता है कि अगर गलत हो रहा है तो हम जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते हैं, वो फाइनल अथॉरिटी होता है। ठीक है? यही लेके ये कह रहे हैं कि हम जो वीमेन है, शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, उनकी जनसंख्या इधर उधर हुई है, और जो जनसंख्या इनकी होती है उसी अनुसार हम सीट रिजर्व करते हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी लोकल बॉडीज है वहां पे वुमेन्स का रिजर्वेशन पहले से ही है। 1991-92 में जब हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, इस बार पीसीएस में आया था कि लोकल बॉडीज का 74th अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट था ना, किस अमेंडमेंट के थ्रू लाए थे? ये बहुत इजी था, बार बार न्यूज में आता है। ठीक है? तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हमने क्या लाया था? पंचायती राज और जो लोकल अर्बन बॉडीज है उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, संविधान, उसमें जो चीजें लिख दी जाती हैं उसको हम कहते हैं संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। वरना अलग से कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसको स्टैट्यूटरी एक्ट कहते हैं। तो डिफरेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, और जो नॉर्मल स्टैट्यूटरी एक्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होता है। क्लियर हो रहा है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, पूरा देश में डिबेट होने लगता है, पार्लियामेंट में हंगामा होने लगता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो विमेंस का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में ऑलरेडी है, लेकिन लोकसभा में नहीं था और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं था। तो अभी हमने 106 अमेंडमेंट के द्वारा दिया है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वो वुमेन्स का रिजर्वेशन है। क्लियर हो रही है ये चीजें? कितना रिजर्वेशन दिया है अभी बदल के? 33% वुमेन को दिया है। तो यहीं पे इन्होंने कहा है कि सुरेश महाजन केस था, सुरेश महाजन केस वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डीलिमिटेशन का जो बहाना है, मध्य प्रदेश भी इलेक्शन नहीं करवा रहा था अपने गांव लेवल पे, तो लोग कहे कि ऐसे डीले आप नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन करवा रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करा लीजिए, डीलिमिटेशन करते रहिएगा, मतलब आपका जो पुराना वाला है थोड़ा बहुत पॉपुलेशन इधर उधर है उतना चलेगा, लेकिन आप इलेक्शन ही ना कराए तो ये ज्यादा नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी तो ठीक है, वन वैल्यू वन वोट, वन मैन वन वैल्यू वन वोट होना चाहिए, तो वो तो आप पॉपुलेशन एडजस्ट करके करते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा ना। इलेक्शन आप करा दे तो मानता हूं कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में एक जो पर्सन हो उसका ज्यादा वोट वैल्यू हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है वोट वैल्यू कैसे हो सकता है? मानिए सिर्फ किसी एरिया में 10 ही लाख लोग हैं और वो एक एमपी को चुन लिए, और किसी एरिया में 50 लाख लोग मिलकर एक एमपी को चुन रहे हैं, तो जो 1 लाख लोगों ने चुना उनका वोट वैल्यू ज्यादा हो गया ना, क्योंकि वो कम होके एक एमपी को चुन लिए और उनसे 5 गुना होके वो कर रहे हैं, तो 5 उसका आदमी 1 के बराबर है, तो इसीलिए वैल्यू अलग अलग हो जा रहा है। तो नॉर्मल हम पॉपुलेशन एक करके क्या करना चाहते हैं? वन मैन वन वोट वन वैल्यू।
ठीक है। लेकिन इलेक्शन नहीं कराएंगे तो जीरो वैल्यू हो गया ना, ऐसे तो कुछ न कुछ वैल्यू है। तो उसी में सुरेश महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। तो ये केस लिख लीजिएगा, इस बार केस का भी डेट पूछा हुआ है। शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार, एक दिन पहले हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। ये सब जो केसेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप लिख सकते हैं। और ये नेचुरली कई बार आता है तो याद हो जाएगा, जब हम बार बार देखेंगे, जब भी न्यूज में आएगा तो ये सब चीजें आती रहेंगी। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? पीसीएस का इस बार पेपर घर जाके देखिएगा, पीसीएस में पूछा हुआ है, ऐसे पूछेगा कि ये केस किससे रिलेटेड है। जैसे ये टफ है तो ये पूछ देगा किससे रिलेटेड है, लोकल बॉडी से, एजुकेशन से, हेल्थ से, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लोकल बॉडी से, लोकल बॉडीज के इलेक्शन से रिलेटेड है। इस बार क्वेश्चन पूछा था, 4 केस का नाम दिया था, शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार, गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती, और पूछा था कि उसको अरेंज कीजिए इन द क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में। तो जो केस पहले आया था वो पहले आपको ऑप्शन वाला ऑप्ट करना था। नेक्स्ट न्यूज, इन केरला ए स्क्वेबल ओवर द सॉर्ट एंड द सीओस। तो यहाँ पे डिस्कशन मेन ये है कि साउथ के मंदिर में जाने पे बहुत से रूल्स रेगुलेशन है, कि खासकर मेल के लिए होता है कि आप धोती पहन के जाएंगे, ऊपर नहीं करेंगे। मैं भी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में गया था, तो मुझे अलग से एक उनका बढ़िया बिजनेस भी चलता है, गेट के सामने ही बेच रहे होते हैं ये धोती। तो मैं गया, धोती खरीद के गया, पहन के गया, बड़ा अजीब लग रहा था, ऊपर शॉर्ट नहीं पहनना था। पहली बार मुझे लग रहा है कि पब्लिक प्लेस पे ऐसे मैं घूम रहा हूँ। ऐसे वॉशरूम से भी बाहर निकलने में लगता है कि नहीं, कोई नहीं हो तो भी हम निकलेंगे, होता है ना। तो वहां पे आप पब्लिकली घूम रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेडिशन, उनका मानना है ट्रेडिशन। अब इस पे डिबेट चला कि ये पुराना है, अभी नहीं करवा सकते ऐसा, ठीक है। तो अभी डिबेट चल रहा है कि आप अब अलाउ कीजिए शर्ट पहन के। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ट्रेडिशन कुछ भी हो उसको फॉलो करना चाहिए, भले ही हाथ काटना हो, ट्रेडिशन में तो हाथ कटना चाहिए, वो चलेगा, ठीक है। तो ट्रेडिशन के नाम पे बहुत कुछ होता है। वुमेन्स को साड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं पहनेंगे तो नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो दिस इज द केस। और डिबेट ये चल रहा है कि ये कास्टिस्टिक है। कास्टिस्टिक इसलिए है कि ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि पहचान किया जा सके कि कौन ब्राह्मण है कौन नॉन ब्राह्मण है, क्योंकि वो जो एक पहने होते हैं ना जनेऊ, हाँ, तो उसको देख के पहचान लेते थे कि अच्छा ये है। जैसे देखिए हर धर्म ने अपना बना के रखा है सिस्टम, एक तरीके से कि धर्म का भी गुटबाजी है धर्म। किसी को पहचानना है तो कह देंगे आप पीछे वाला बीच का बाल थोड़ा बढ़ा लीजिए, कोई टीका लगा लीजिए, कोई दाढ़ी बना लीजिए, होता है। मुझे ये लगता है कि भगवान को ये सब करना होता तो वो तो पहले से सब कुछ फिक्स करके बैठता है कि आप कितना भी दाढ़ी काट लीजिए कटेगा ही नहीं, होता है ना। अगर भगवान ने किया होता है तो ये तो हम ही बना रहे हैं ना। ये तो एक तरीके से है जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म बदल दिया कि रेड नहीं अब ब्लू लगेगा, तो ये इंसान बनाया। अगर भगवान को होता तो फिक्स करके भेजेगा ना, जैसे हमारे हाथ फिक्स है, कुछ भी करने नहीं बदल सकता है। तो आर्टिफिशियली है, ये ग्रुपबाजी है, ग्रुपबाजी की आइडेंटिटी करने के लिए इसको पहचान सके, एक साथ लड़ाई करेंगे। मुझे लग रहा है पहले यही होता होगा कि लड़ाई करने के लिए ग्रुपबाजी होती होगी, ग्रुपबाजी के लिए एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि अपना आदमी कौन है पहचान ले। वरना मुझे नहीं लग रहा कि भगवान ने ऐसा कुछ किया होगा, वरना भगवान ऐसा कुछ करता तो पूरी दुनिया में एक साथ इस टाइप का चीज होता। तो अपने मन से लोग थोड़ी बदल लेते हैं। या मुझे लगता है एक दिन कभी आकाशवाणी होता कि देखो मैं ये हूँ, ऐसे करना। अगर भगवान सच में ये सब करवा रहा होता तो स्टैम्पिड होता ही नहीं। जहाँ पे स्टैम्पिड होता तुरंत ऐसे आके हाथ घुमाते सब कुछ सही हो जाता। जैसे पिक्चर में हम नहीं देखते हैं, पिक्चर में तुरंत भगवान आते हैं, ऐसे करते हैं, जलेबी छनने लगता है, पूड़ियाँ छनने लगती है। रियल में नहीं होता है। रियल में आप देखिए हजारों लोग मर जाएंगे। केदारनाथ लोग जा रहे थे, 5,000 लोग मर गए, बच्चे बच्चे मर गए। होता ना कि लोग दर्शन ही तो करने जा रहे हैं। लोग हज में जाते हैं, इतना हज में इतना भीड़ लगता है, काबा के चारों तरफ कुछ फेरे वोरे लगाने होते हैं, उसमें लोग दब के मर जाते हैं। इतना फैसिलिटी के बाद भी अभी भी आता है, कभी ना कभी इस टाइप का होता है कि सफोकेशन हो गया, स्टैम्पीड होता है। दैट इज वेरी कॉमन। कुंभ में हो जाता है, अभी पिछले साल हुआ था। तो दिस इज वेरी कॉमन, और वहां लोग जाते हैं एकदम वो करने। अभी मैं, अब हम लोग एक दिन न्यूज पढ़ रहे थे, जूतिया था ना कुछ, जूतिया के उस दिन माताएं अपने बेटे के लिए, ज्यादा उम्र के लिए, अब बिहार का एक केस था कि अब बेटों को लेके गई थी नदी नहाने, एकदम 2 दिन तक भूखे रहते हैं, और नदी में उनके बेटे ही डूब के मर गए। आर यू गेटिंग ना, कि वो व्रत ही थी कि बच्चा वो रहेगा, और गए नहाने, ज्यादा डेथ था, मुझे लग रहा 20-22 बच्चे मर गए थे।
तो दिस टाइप ऑफ द केसेस जो हम बनाते हैं कि व्रत रहने से ये होगा, नहीं रहने से होगा, दिस इज जस्ट फ्रॉम अस, वरना गॉड तो को पता भी नहीं है क्या चल रहा है नीचे। ठीक है, ये मेरा एरिया नहीं है बोलने के लिए। तो इसी पे ये टोटल डिबेट चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट। ठीक है, अच्छा इसी में है जो मंदिर में ये डिबेट चल रहा था, वो उस मंदिर का नाम है श्री नारायण धर्म संगठन ट्रस्ट, उसको उसी में ये बातें चल रही हैं। तो जो श्री नारायण गुरु जो है वो एक रिफॉर्मर्स थे। 1856 में उनका जन्म हुआ था, और वो रिफॉर्मर्स एजवा कम्युनिटी होता है केरला में। एजवा एक जो ताड़ी होता है ना, ताड़ी निकालते हैं लोग, तो ताड़ी निकालने वाले कास्ट से वो थे। और ताड़ी निकालने वाले जो कास्ट जो होते हैं उनको केरला में अछूत माना जाता था, अनटचेबल। उनको टेम्पल में एंट्री नहीं थी, सड़क पे चलने नहीं देते थे। तो उसको लेके श्री नारायण गुरु एक लीडर हुए। उन्होंने एक नदी था वहां पे, नेयर नदी, नेयर रिवर से उन्होंने एक पत्थर उठाया किनारे से, और उन्होंने एक जगह उसका लगा के कहा कि ये शिवलिंग है, वहां से उन्होंने मंदिर बना दिया। तो उन्होंने ये मूवमेंट दिखाया कि मैं एजवा होके भी मंदिर बनवा सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले ये माना जाता था कि जो मंदिर कोई भी बनाने का काम होगा वो प्रीस्ट करेगा, जो पुजारी है वही करेगा, और एक पर्टिकुलर रिलीजन जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वही कर सकता है। तो उन्होंने दलित होके भी करा कि ये सब नहीं होता है, भगवान सिर्फ एक है। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया का एक ही भगवान है, और वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो उन्होंने जो मूवमेंट निकाला उसी का नाम है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों ने बहुत ज्यादा मूवमेंट निकाला, जैसे एंट्री के लिए जबरदस्ती घुसने लगे टेम्पल में, कहा कि ये सब रूल बदलना चाहिए, जो सड़क है उसको लेके हो गया। तो इससे बहुत इम्पैक्ट आया। जो एजवा कम्युनिटी थी वो 26% थी केरला में, और पहले उनको बहुत मार्जिनल करके रखा गया था कि उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, टैंक से पानी नहीं निकालने देखते थे, कोई नल है गवर्नमेंट उससे पानी नहीं छूने देते थे, हैंड पाइप से। तो ये सब चीजों को लेके इन्होंने सबका विरोध किया, और उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम पूरा नाम है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये मूवमेंट काफी फेमस हुआ था। जो दलित मूवमेंट में जैसे अंबेडकर का नाम आता है, पेरियार का नाम आता है, उसमें श्री नारायण गुरु भी टॉप पे आते हैं। जो 4-5 टॉप मूवमेंट के लीडर हैं उनमें श्री नारायण गुरु का भी नाम आता है। तो ये जानिए कि ये कहाँ से रिलेटेड है, केरला से है, और किस कास्ट से थे, एजवास। 1956 में उनकी जन्म हुई था, 1928 में मर गए थे। तो गांधी के थोड़ा सा कंटेम्पोरेरी भी हैं। गांधी जब 1917 में आ गए थे तो उनके साथ भी 10 साल मुझे लग रहा है कि इनका लाइफ है। तोड़ी टैपिंग मतलब ताड़ी निकालने वाला। ताड़ी अपने वहां पे भी कहीं गांव में मिल जाता है, जो पेड़ से खजूर टाइप का पेड़ होता है उसे निकलता है। सुबह सुबह ताजा पीजिए तो सही होता है, धीरे धीरे उसमें नशा आने लगता है जो जो पुराना होता है। तो आप सुबह आधा ग्लास पी लेते हैं तो सही लगेगा, टेस्टी भी लगेगा, कड़वा नहीं लगता है। लेकिन जो जो अगर लेट से पियेंगे तो वो नशीला होने लगता है। उन्होंने नेयर रिवर जो था वहां से एक पत्थर निकाला, उसको शिवलिंग बना के अदुपूरम शिवरात्रि के दिन उन्होंने मंदिर का उद्घाटन कर दिया, और तभी से इसको कहा जाता है अरिविपूरम मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का भी नाम लिख लीजिएगा, अरुविपूरम। इनसे काफी इम्प्रेस होके एक कुमारन और शान नाम के पोएट थे, ये भी काफी सोशली एक्टिव थे, ये उनसे जुड़ गए थे। तो जो कुमारन असन है वो पोएट है, और वो किसके शिष्य थे, श्री नारायण गुरु के। डॉक्टर पल्पू भी एसोसिएटेड हैं।
इनका मेन डिमांड था कि जो इजावा कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, उसको भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। बाद में ये लोग एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट था उसमें भी अपने एडमिशन को लेकर रिजर्वेशन की मांग की और बाद में देखिएगा कि ये धीरे धीरे एक्सेप्ट हुआ। तमिलनाडु में जो चला था वो पेरियार ने चलाया था। जस्टिस पार्टी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पेरियार बहुत फेमस है। साउथ में देखिएगा लोग अपने नाम के आगे पेरियार बहुत जोड़ते हैं। पेरियार नाम से एक डैम भी है, ठीक है। तो पेरियार नाम से एक रिवर भी है, ठीक है। तो पेरियार इज वेरी फेमस। और पेरियार किससे एसोसिएटेड है? लोअर कास्ट नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट से रिलेटेड है। पेरियार तो इस हद तक गए थे, वो बोलने लगे थे कि द्रविड़, एक द्रविड़ जो बोलते हैं लोग साउदर्न लैंग्वेज, उनका अलग देश होना चाहिए। तो बड़ा एक्सट्रीम पे चला गया था वो मूवमेंट, ठीक है। और वो काफी नॉन ब्राह्मणिकल थे, मतलब ब्राह्मण्स का बहुत विरोध करा था उन्होंने। खासकर ब्राह्मणिकल जो हायरार्की थी कि ये जो 4 कास्ट का डिवीजन होगा, उसके वो बहुत विरोधी थे। तो पेरियार, सी नारायण गुरु और इधर अंबेडकर, ये लोग टॉप के लीडर हैं इनटू द दलित मूवमेंट। पेरियार की का किस स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु से, ठीक है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्लीज चैलेंजिंग द लॉ वुमेन्स रिजर्वेशन, ठीक है। वुमेन्स रिजर्वेशन को लेके इस कोर्ट में गए थे लोग, ये बोल रहे थे कि जैसे आपने वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए बोला है कि नेक्स्ट सेंसस आएगा उसके बाद आप सब कुछ स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब और चीजें अमेंडमेंट की गई, जैसे लोकल बॉडीज से रिलेटेड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया था, उसमें भी वीमेंस को रिजर्वेशन दिया गया था। तो उसमें आपने एक्टलेस सेंसस की बात नहीं कही थी। जिस दिन एक्ट हुआ उसके ही साथ उन्होंने इंप्लीमेंट करा दिया, तुरंत इंप्लीमेंट कराया ना। लेकिन आप इसके लिए कह रहे हैं कि अब वेट कीजिए 10 साल, विमेंस का रिजर्वेशन है तो आप वेट करवा रहे हैं। और जो पुराने देखिए यहाँ पे इसलिए भी पॉलिटिक्स हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट का पावर बहुत ज्यादा होता है और पुरुष अपना पावर छोड़ना नहीं चाहता है, पुरुष का डोमिनेंस है। सिर्फ 12% वीमेंस हैं पार्लियामेंट में, तो एक जो सीटें खाली करनी पड़ेंगी वो किसको करनी पड़ेगी? पुरुषों को। तो पुरुष होशियार है, वो कह रहे हैं कि अब अगला सेंसस पता नहीं कब होगा, करा ही नहीं रहे। 2021 में आने वाला था, 2025 आ गया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो पहला आप अमेंडमेंट किए, जैसे जब आप इनको रिजर्वेशन दिए, अभी 4-5 साल पहले आपने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया, अभी दिया है ना, जो कि जनरल कास्ट से भी जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको भी तो 10% दे दिया। तो यहाँ पे तो नहीं कहा कि सेंसस करवा लीजिए, उस अगले साल से लगा दिया। एक्ट पास हुआ, कहा कि अब जो भी जितना भी एग्जामिनेशन होगा सब में दिया जाएगा। तो जब आप सभी चीजों में दे दिए तुरंत रिजर्वेशन, तो विमेंस का रिजर्वेशन अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में है तो आप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? इसी बात को लेकर डिबेट है। कौन सा अमेंडमेंट है जो विमेंस को रिजर्वेशन दे रहा है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में? व्हाट इज द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 106, 106 है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट है तो इतना याद रहना ही चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं दिया है, यहाँ पे दिया तो है, ये दिया है 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। 5 जो अमेंडमेंट अभी हाल में हुआ है 100 से लेके 106 तक, तो वो आप लोग देखते रहिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीआरएस को सबसे ज्यादा मिला है डोनेशन, तो ये अलग बात हो गया। ओकलिंगा लिंगायत, ये क्लियर है ना कि क्या है, फिर से बताने की जरूरत है नहीं। ओकलिंगास दे आर द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, मेनली तमिलनाडु एंड कर्नाटका से है। लिंगायत जो है वो भी वही है, लेकिन इनके जो लीडर है बसावन है, ठीक है। और मेन जो इनका मूवमेंट था वो किसके लिए था? इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड द रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। देखिए लिंगायत भी बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और बहुत ज्यादा जो ब्राह्मणिकल हायरार्की थी, डोमिनेंस थी, उसके भी ये खिलाफ थे। तो बसावन इज द हीरो ऑफ द लिंगायत। वो जो शिवलिंग का होता है वो यहाँ पे पहन के वो लोग घूमते हैं, मेन यही है। और ये अपने आप को हिंदू से रिलेटेड नहीं मानते हैं, अलग मानते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा कि जो लिंगायत होते हैं, जो भी ब्राह्मणिकल में प्योरिटी मानी जाती है और इम्प्योरिटी मानी जाती है, उसको भी नहीं मानते। जैसे नहीं होता जिस चीज से घिन्न होता है, जैसा होता है ना कि भस्म से घिन्न होता है ना, हम लोग कहते हैं रे वो दूध है, छू आ गया तो जब तक नहाएंगे नहीं तब तक हमको छुएंगे नहीं। और ये लोग होते हैं भस्म को ही प्रसाद में देते हैं कि लो खाओ, इसी से जो चीजों को टच करा के देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा इतना छोटा सा खिला भी देंगे। इनका मानना है कि सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है, तो हम क्यों किसी चीज को लेके घृणा करें या घिन्न करें, ऐसा मानना है। तो जितने भी इनप्योरिटी की चीजें मानी जाती है ये नहीं मानते हैं।
जैसे होता है ना कि वीमेंस का मेंस्ट्रुएशन आता है तो नहीं हम जाने देते हैं किचन में, तो ये एकदम विरोध करते हैं कि नहीं जाने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितना भी चीजें निगेटिवली ली जाती हैं, जैसे दलित्स को नहीं मारा जाएगा तो ये दलित्स को कहेंगे कि कुछ अनटचेबिलिटी नहीं होती है, वो और इक्वली प्योर है। जहां जहां पे इनप्योरिटी की बात आती है ये नहीं मानते। यहाँ तक कि इनकी ये एक संप्रदाय है कि लाश पे बैठ के भी पूजा कर लेते हैं। कई बार होता है ना कि लाश को हम सबसे ज्यादा डरते हैं, तो लाश से भी डर बनाने के लिए कई बार वो लाश रख के पूजा कर लेते हैं। आर यू गेटिंग ना? तो इस तरीके का इनका है। सैटेलाइट्स अभी कम है तो सैटेलाइट्स हम बढ़ा रहे हैं, इसरो का ये है, तो हम लोग देखेंगे आगे। सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, व्हाट इज द नेम? थर्मन सनमुगरत्नम, इंडियन नेम ही लग रहा है ये, ठीक है, थर्मन संगमुगरत्नम। तो वो विजिट पे है 15 to 18 जनवरी से। खास हमारा रिलेशन है सिंगापुर, अभी मोदी जी भी गए हैं तो मिल के आए हैं। खास रिलेशन इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हाई आता है, मतलब पैसे वहां से बहुत ज्यादा आते हैं। इंडिया विरोध कर रहा है जो चाइना बनवा रहा है डैम ऑन द ब्रह्मपुत्रा। न्यू जॉर्ज डैम नाम है उसका, कहीं लिखा होगा इसमें। किस पे बना रहा है ये डैम? ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। यारलंग सांगपो ब्रह्मपुत्रा का नाम है, तिब्बत में यहाँ पे है, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा, और वहां पे जाके जमुना हो जाता है। डैम का नाम इसमें नहीं दिया है लेकिन उसका नाम है न्यू जॉर्ज डैम। दुनिया का सबसे बड़ा डैम वो है, चाइना बना रहा है। इंडिया भी कई इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट करना चाहता है, ठीक है। अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज, इंडिया ने वाटरवेज का नंबर बढ़ा दिया है। पहले नेशनल वाटरवेज 6 थे, अभी बढ़ा के 106 कर दिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। नंबर ऑफ वाटर इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवेज का मतलब नदियों के बीच से नहीं होता कि आपको मानिए पटना से बनारस जाना है तो वो नाव के से लेके जाएंगे, तो वाटरवेज हम डेवलप कर रहे हैं। 106 वाटरवेज हमने बनाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी में कुछ वाटरवेज दिए हैं तो आज जाके देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, कम से कम 1 to 6 याद होना चाहिए, ठीक है। 2024 was the first year to breach the global warming। तो 2024 में ही हमने 1.5 वाला जो डिग्री है वो क्रॉस कर दिया है। जो एन एवरेज टेम्परेचर जो दुनिया का था 15.1 था, वार्मेस्ट ईयर इनटू द ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड। 1850 में इससे 0.72 डिग्री कम ही था। समझ रहे हैं ना? जो दुनिया का टेम्परेचर है 13 के आसपास था प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, 13.5। तो एवरेज बता रहा हूँ, 13 तो आपको लग रहा होगा ठंड है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये 13 एवरेज है। एवरेज जब हाईएस्ट और लोवेस्ट को मिला के जब करते हैं तो ये एवरेज होता है, और इस एवरेज में पोल भी ऐड है। तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं? ट्रॉपिकल एरिया में है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक के बीच में। तो सन ऊपर ही है, और सन जितना सर पे रहता है धूप उतनी ही लगती है, गर्मी उतनी होती है, तो हमारा एरिया बहुत वो है। तो अगर हम समझिए एवरेज 30 पहुंच जाए या 35-40 जिस दिन एवरेज पहुंच गया तो गर्मी में टेम्परेचर 100 डिग्री जाएगा। 100 डिग्री पे बॉयल होने लगता है, वाटर जलने लगता है हमारा, ठीक है, हाथ पाँव। तो वो हालत में हम पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहे हर साल 2 डिग्री तो 1000 साल में हो जाएगा। मतलब ये अगर स्थिति 1000 साल पहले हुआ होता पृथ्वीराज चौहान के जमाने में, जब गोरी ने अटैक किया था, गोरी ने 1192 में अटैक किया था ना, तराइन का युद्ध, पहला दूसरा, 91-92, यही है ना? याद है कि नहीं याद है? तो मानिए जब उस समय युद्ध चल रहा था, अगर उसी समय से ये लोग CO2 यूज कर रहे होते, मेथेन ओथेन, तो अभी तक क्या हालत होता? 2-2 डिग्री बढ़ा लिए होते, अभी तक हम लोग बॉयल हो रहे होते। तो अगर हम अभी नहीं सही करेंगे तो
1000 साल बाद वाली जनरेशन बॉयल होगी। स्पेस डैक्स अभी हमने सैटेलाइट छोड़ा है, तो ये न्यूज में है क्योंकि वो काफी पास पास चल रहे हैं। ठीक है। दूसरा न्यूज है, सेंटर्स कॉल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मेन जो चेंज होगा कि जो पैटर्न है क्रॉपिंग वो बदल जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जो फसल जिस एरिया में होते थे उस एरिया में नहीं हो पाएंगे। मानिए टी प्लांटेशन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना होता है, उसके बिना नहीं टी प्लांट हो पाएगा। जैसे आप लोग कभी कोशिश कीजिएगा कि अंगूर का पेड़ लगाइएगा, नहीं होता है। लग भी जाएगा तो वो नहीं निकलेगा। अनार का भी लगा के देखिएगा, वो पेड़ फ्रूट तो आ जाता है पर वो हमेशा वाइट रहता है, रेडिश नहीं होगा। तो वो होगा कि जब हर एक प्लांट का एक टेम्परेचर डिमांड होता है, उसकी एक वाटर डिमांड होती है, जब तक हम वो फुलफिल नहीं करते तब तक हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते। तो यही हाल होगा। जो यहाँ पे गोभी आराम से हो रहा है आजकल, 5 रुपए 10 रुपए किलो बिक रहा है, वो होगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा खाना। ठीक है। तो वो हमेशा 130 रुपए किलो पे ही जाएगा। ठीक है। जैसे कि कीवी हम लोग खाते हैं, यहाँ नहीं होता है, 30 रुपए का एक बेचते हैं। मानिए यहाँ पे अगर हो रहा होता है अमरूद तो 30 रुपए किलो मिल रहा होता। ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि आपके वहां है कि नहीं है। ओके। फूड सिक्योरिटी में बहुत इश्यू आएगा। फूड सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। भारत बायोटेक को फाउंडर अवार्डेड आईएनएसए अवार्ड। आईएनएसए इंडियन नेशनल साइंस एकेडमिक अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? कृष्णा अल्ला जो है को फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो डिफरेंट मेडिसिन पे, वैक्सीन पे ये रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है। अभी कोविड 19 से रिलेटेड जितना भी रिसर्च चल रहा था, भारत बायोटेक काफी न्यूज में था, तो इसीलिए इनको इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का अवार्ड दिया गया है। तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है या एसएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम आते हैं ना, तो ये सब एसएससी में या पीसीएस में पूछता है कि अभी अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, तो उसके लिए ये सब आप याद करते रहिए। पुराने जो अवार्ड है अनिल काकोदकर को दिया गया था, वी के सारस्वत को दिया गया था। ये सब लोग, एस सोमनाथ अभी जो चेयरमैन थे इसरो के, अभी रिटायर हुए, इन लोगों को दिया गया है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्टैम्पिड डमास्कस है, डमास्कस कहाँ पे है, बस ये जानना है। अगेन आपको लोकेशन याद होना चाहिए। सीरिया में एक बार लोकेट कर लीजिएगा कहाँ पे है। अभी बहुत न्यूज में था दमास्कस, नहीं अभी अटैक कर रहे थे जहाँ पे असद भाग के गए हैं रस्सा, बीच में न्यूज चल रहा था ना कि सीरिया में अटैक हुआ है, आईएस ये लोग कर रहे थे, और भी जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उनने कैप्चर कर लिया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे असद, वो भाग गए। मदुरो काफी न्यूज में थे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, और उन्होंने तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं 6 साल के लिए। तो इसका भी विरोध चल रहा है। लॉस एंजल्स में आग लगी है, न्यूज में है, तो पीसेस में ये पूछेगा कि पर्टिकुलर सिटी वाज वेरी मच इन द न्यूज, एंड द नाम पूछ देगा, यूएस का 4 सिटी का दे देगा, तो उसमें से लॉस एंजल्स विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब एक एक लाइनर वाले हैं, एक एक लाइन में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें याद करना होता है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तालिबान के साथ हम रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था, तो उसको लेके हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम सिंह मिस्री, यहाँ पे दिया होगा, विक्रम मिस्री है फॉरेन सेक्रेटरी। नाम कितना अच्छा है, मिस्री। ठीक है। तो ये भूलेगा भी नहीं विक्रम मिस्री का नाम। तो इनको गए हैं अभी अफगानिस्तान के विजिट पे। ये सब डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछ रहा है आजकल यूपीएससी की। 14 मई पूछा था, कौन सा पूछा था इस बार, 3-4 क्वेश्चन एकदम डेट डेट पूछा हुआ है। तो डेट भी देखिएगा कि इस समय इसका विजिट है। जैसे अभी अगर विजिट जो चल रहा है इस समय, कौन सा महीना है, जनवरी में, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो विजिट कर रहे हैं अफगानिस्तान के। सूडान में इस समय मैल न्यूट्रिशन का केस है। सूडान को एक बार मैप में आप लोग लोकेट कर लीजिएगा। सूडान का जो कैपिटल है उसको भी कीजिएगा क्योंकि इस बार न्यूज में था। न्यूज में क्या, पीसेस में पूछा है उसके कैपिटल का। एक मिनट मैं एक बार हाँ दिखा दूं एक बार आपको।
मैप का बहुत यूज है। मैप हमेशा आपके सामने खुला होना चाहिए। जब भी आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो तो मैप में चीजों को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। सूडान दिखा, कहाँ पे दिख रहा है? सूडान का जो कैपिटल है दैट इज द खार्तूम। ये है खार्तूम, बहुत न्यूज में था, यही है ना खार्तूम सूडान, दिखा? पीसीएस में खार्तूम ही पूछा हुआ है कि कौन सा सही मैच नहीं है, कुछ इस टाइप का है क्वेश्चन। एक मिनट में दिखाता हूँ। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। पीसीएस का क्वेश्चन है इस साल का। खार्तूम इथियोपिया दिया है, गलत हो गया। सिर्फ एक आपको पता होता, कंटिन्यूसली न्यूज में था, हम लोग क्लास में देख रहे थे लगातार। तो जो चीजें न्यूज में हो वो आप लोकेट करते रहिए। क्लास में हम लोगों ने मतलब 4 महीने में ये लोग बैठे थे और इन लोगों के जो नोट्स जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, कुछ नहीं तो 72-73 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए थे आप लोग किए थे ना घर जाके? कितने क्वेश्चन हो गए थे? 69 इनके सही हुए थे। अभी ये लोग 4 महीने ही क्लास किए हैं जुलाई से, और मैक्सिमम बोर्ड पे था चीजें। जैसे नहीं हम लोग पढ़ रहे थे न्यूज तो उसमें चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब यूपी से या जो भी पूछेगा ना, वो जो चीजें न्यूज में है आपको बड़ा सिंसियरिटी से करना है, क्योंकि न्यूज में 20 पेज देता है और 20 पेज में बहुत चीजें वो करते हैं, बस हम लोग सही से पढ़ते नहीं है। खार्तूम हमेशा देखते हैं सूडान, लेकिन हमें क्या जरूरत है कि हम लोग जाए मैप में और लोकेट करें कि कहाँ है, आसपास का देश देखें, तो चीजें इजीली याद हो जाएंगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे चीजों को देखते रहना है। जैसे अभी पढ़ाया, अपलोड करूंगा। जो चैनल है एक हमारा इसका टेलीग्राम चैनल है, आपने ज्वाइन किया है? आप ज्वाइन कीजिएगा। उस पर ये पीडीएफ अभी डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? अभी मैं आपको ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है? तो आपको बस एक बार जाके देखना है। क्लास में तो हम इतना डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में आए तो दिमाग में गूंजेगा। हम लोग इतनी बार डिस्कस करेंगे ये सब चीजें कि चीजें गूंजेंगी। बस आपको थोड़ी सिंसियोरिटी से जाके घर पे रिवाइज करना है, ठीक है? बाकी सब चीजें, ये भी मलाला यूसुफ जाई, ये क्या है, इनको क्या मिला हुआ है? नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है? लास्ट न्यूज है, नीरज चोपड़ा को ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने बेस्ट मेल जैवलिन थ्रोवर का दिया है। तो ये तो इजी था, जैवलिन इन्हीं को मिलना था क्योंकि गोल्ड मेडल अभी मिला हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। जय हिंद। कुछ पूछना है, कोई डाउट?